दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। भाग दो भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी दुल्हे सिंह सोलंकी ने सभा को संबोधित किया मंदसौर जिले का गांव रणमा खेड़ी में। आइए देखते हैं फरदीन शाह की रिपोर्ट। दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर। पूरा भारत देश सुरक्षित है, लेकिन भीम आर्मी की वजह से पूरा गांव सुरक्षित होना चाहिए। इसे भीम आर्मी के साथियों में लगन होना चाहिए। भीम आर्मी के साथियों, आपको ये नहीं देखना किसी के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो आपको जाति धर्म नहीं देखना है, उसकी मदद करना है। महिलाओं को भी जाति धर्म की होती है, अगर उसके साथ भेदभाव होगा तो भीम आर्मी को आवाज उठानी पड़ेगी। साथियों, जब लोग आपसे जुड़ेंगे, मेरे पिछड़ा वर्ग के भाइयों, मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं, आप नहीं आए होंगे लेकिन मैं कह देता हूं, संविधान ने तुम्हारे लिए 57% आरक्षण की बात लिखी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने तुम्हें 17% पे अटका दिया है। तुम्हें 27% का जब आरक्षण मंजूर करा था पिछली सरकार ने, ये देखना है कि उसके खिलाफ कौन लोग गए हैं, ये भी ओबीसी भाइयों को समझना होगा। ओबीसी समाज के लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि तुम बाबा साहब के बारे में कितनी गालियां देते हो, भीम आर्मी को कितना बदनाम करते हो। मैं कह देता हूं, भीम आर्मी किसी जाति की विरोधी नहीं है, भीम आर्मी किसी धर्म का विरोधी नहीं है। भीम आर्मी तो उसका विरोध करती है जो हमें नीच समझता है, हम उसको 70 फीट गड्ढे में गाड़ने के लिए निकले सकते। भीम आर्मी किसी का विरोध नहीं करती, भीम आर्मी सभी धर्मों का सम्मान करती है। ओबीसी समाज से मैं कह देना चाहता हूं कि आओ, असली घर आपका हम हैं, हमारे साथ गले से गले लग जाओ, हम आपको 57% आरक्षण दिलाएंगे। आप ओबीसी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों, आप मेरे जाने के बाद, मेरा वीडियो सुनने के बाद विचार करना, ओबीसी समाज के कितने कलेक्टर हैं, 0 सन्नाटा। ओबीसी समाज के कितने एमएलए हैं, नहीं मिलेंगे, विधायक नहीं मिलेंगे, एमपी नहीं मिलेंगे, सांसद नहीं मिलेंगे। फिर भी मेरा ओबीसी बोलता है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, संविधान खत्म हो जाना चाहिए। जय भीम आर्मी साथियों, उज्जैन से 8 बजे का निकला हूं और आप लोगों ने मुझे इतना लाड, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप हमें हमेशा ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। मुस्लिम समाज से मैं जाते जाते कह देना चाहता हूं कि आप हमें मजबूत करें, भीम आर्मी का साथ दें और देश के गद्दारों का साथ न दें, चाहे सबका भाई भी हो, उसको लात मार के घर से निकाल देना। जय भीम, जय भीम। मिलता ना आप लोग यहाँ बैठ के साथियों, वो तय करते, वो डिसीजन करते कि यहाँ के दलितों को क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है। ये सब मनुस्मृति के पहले होता था। जब संविधान लागू हो गया तो हम क्या पहने, हम क्या खाएं, ये मेरे बाबा साहब का संविधान हमें राइट देके गए। साथियों, अगर कोई आके हमारे मोहल्ले में आकर जय श्री राम बोलने के लिए हमें मजबूर करते हैं, भैया जय श्री राम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो उनको भी हमारे आदर्श पुरुष मानते हैं, लेकिन जय श्री राम वाले कभी जय भीम नहीं बोलते हैं साथियों, इसलिए हमें आपत्ति नहीं है। फिर मैं कह देता हूं कि तुम लोग हमें बात करते हैं कि दलित हिंदू हिंदू भाई भाई, कौन खोल के सुन लो नारंगी संतरियों, तुम कहते हो कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और ये मंदसौर की, मैं तो पूरे प्रदेश की बात नहीं करूं, मैं तो मंदसौर की बात करूं। मंदसौर में 3 बार दलित दूल्हे की घोड़ी रोकी गई। साथियों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन थे जिन्होंने जुलूस रोका? क्या मुसलमानों ने हमारा जुलूस रोका? नहीं रोका, नहीं रोका। क्या ईसाइयों ने हमारा जुलूस रोका? क्या सिखों ने हमारा जुलूस रोका? नहीं रोका। कौन रोकने वाले?
जो मंचों से कहते हैं कि हम तो भाई भाई हैं, वही दोगले लोग हमें मंदिर में नहीं जाने देते। वही दोगले लोग हमारा दूल्हा जब घोड़ी पर बैठ जाता है तो इनको सांप सूंघ जाता है, उन पे ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। देश के आजाद हुए 70 वर्ष हो, 72वां वर्ष हमने अभी गणतंत्र दिवस मनाया, फिर भी हमें हमारी समाज के आयोजन के लिए हमें पुलिस बुलानी पड़ती है, हमें प्रशासन का सहयोग लेना पड़ता है, वो भी इसी राज्य में जहाँ हिंदू राष्ट्र बनने की कल्पना की जाती है। वहाँ दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, उनको हैंडपंप से पानी नहीं भरने दिया जाता है, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। और हम चले हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करने चले। हिंदू राष्ट्र के नाम से अपनी रोटी सेकने वाले को मैं चेतावनी देता हूँ कि आओ हमारे साथ दलितों को गले लगा लो। आओ, जो देश में जो पीड़ित हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं, सबको गले लगाओ, तब आपका देश हिंदू राष्ट्र बनने की नौबत आएगा साथियों, अन्यथा कभी नहीं आएगी। मैं देश में क्या देना चाहता हूं, इस देश में रहना होगा तो संविधान का पालन करना होगा। जो व्यक्ति संविधान से भाग जाता है, संविधान के दायरे में नहीं रहता है, उसके लिए पुलिस बैठी उसको ठीक करती है। साथियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन है मेरे बहुजन युवा शेरों, मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं कि जज्बातों में आकर होश मत खो देना। बाबा साहब हमें एक कलम देके गए हैं जो हजारों तलवारों के बराबर एक लोग रहती है साथियों। फिर ये जातिवादी लोग बाबा साहब को क्या कहते हैं? बाबा साहब तो जातिवादी थे। क्यों रे गधे? अगर बाबा साहब जातिवादी होते, अगर बाबा साहब किसी एक जात के पक्ष में होते, तो ये कानून मर्डर केस जो होता उसमें थोड़ा ढीला छोड़ जाते कि दलित का बेटा अगर मर्डर करेगा तो 302 नहीं लगेगा, ये दूसरी समाज का करेगा तो लगेगा। क्योंकि बाबा साहब तो आप हमारे मानते हो ना। बाबा साहब ने ये लिखा है कि अगर दलित का बेटा भी किसी के साथ रेप करेगा तो 376 लगेगी। ठीक उसी प्रकार अगर कोई अन्य जाति भी का व्यक्ति भी करेगा तो उसके साथ भी 376 लगेगी। साथियों, वहां बाबा साहब ने कभी भेदभाव नहीं कराया। बाबा साहब हमारे होते, बाबा साहब अगर हमारा हितैषी होते तो हमारे लिए 2 मतदान का अधिकार लेके आए थे, लेकिन तुम लोगों ने उसका विरोध करा। फिर बाबा साहब ये लिख के गए कि सभी को एक वैल्यू रहना चाहिए। साथियों, आप लोग बाबा साहब को एक जाति में ना बांटिए। बाबा साहब ने तो इस देश के सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ संविधान लिखा है, उसमें सभी जातियों का विकास है, उसमें सभी धर्मों का अपने अपने हिसाब से रहने का प्रावधान है। लेकिन वो संविधान गलत हाथों में चला गया। साथियों, उसको तुम्हें छीनना पड़ेगा। और वो छीन कैसे सकते हो? जब तुम लोग राजनीति में आओ, तुम लोग अपनी सरकार बना लो, जब तुम MP MLA बन जाओ, जब तुम विधायक सांसद बन जाओ, जब तुम CM PM बन जाओ और उनको लात मारकर दिल्ली की कुर्सी से भगा देना। साथियों, आपका संविधान तब बचेगा, नहीं तो नहीं बचने वाला है। आप कितनी भी आम सभाएं कर लो, आप कितनी भी सभाएं कर लो, कितने भी बड़े बड़े भाषण देके चले जाओ, आपकी ताकत राजनीति में होना चाहिए। साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि ज्यादा अत्याचार अन्याय होता है तो संगठन इसका विरोध करता है, विरोध होना भी चाहिए। क्या कहा था कांशीराम साहब ने कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम कुर्सी पर बैठने वाले नहीं बन सकते। जैसे पढ़ लिख कर तुम
तुम अगर कुर्सी पर बैठने वाले नहीं बन सकते तो कुर्सी हिलाने वाले बन जाओ, तुम्हारी बात मान ली जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर सकते। तुम लोकसभा, राज्यसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर सकते। तुम दिल्ली और भोपाल में अपना बहुमत साबित नहीं कर सकते। हे मेरे बहुजन समाज के युवाओं, तुम रोड पे अपना बहुमत साबित कर दो, तुम्हारी बात मान ली जाएगी। अब तालियां नहीं बज रही? ये इसलिए बोला कि आपको मेरी बात भी मतलब याद नहीं रही, मैं रिपीट कर रहा हूं। हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये मनुवादी व्यवस्था आपको एमपी एमएलए नहीं बना सकते, आपको विधायक नहीं बना सकते, आप अपना बहुमत लोकसभा, विधानसभा में साबित नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको रोड पे बहुमत साबित कर दो, आपकी बात मान ली जाएगी। आज हमारे बीच में आदरणीय सरपंच मोदी जी बैठी हुई हैं। इनको पता होना चाहिए कि जब मनुस्मृति के पहले हमारी महिलाओं को क्या दर्जा था, आज ये सरपंच बनकर बैठी हैं, ये मेरे बाबा साहब के संविधान की बदौलत है साथियों। इनको बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए, इनको बाबा साहब को बार बार धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक महिला, ये मेरे बाबा साहब का ही कमाल है जो एक सरपंच से लेकर राष्ट्रपति महिला बन के बैठी है साथियों। ये किसी मनुस्मृति वालों की देन नहीं है। अगर मनुस्मृति लागू होते तो मेरी सरपंच माँ जी एक 4 दीवारी में उनके घर का काम करती साथी। मनुस्मृति का इस पर लिखा हुआ। अब बात ये करते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। मैं कह देता हूं, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। तुम हिंदू की आड़ में अपनी कुर्सी बचाना चाहते हो। ये क्या कहते हैं बहुजनों के शेरों, तुम विचार करो, तुम्हें मंथन करना पड़ेगा। मुस्लिम भाइयों, तुम्हें विचार करना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं, ये क्या कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। मैं कह देता हूं क्यों भाई, अभी क्यों खतरे में आया? 1200 वर्षों तक मुसलमानों ने इस देश पे राज करा, तब खतरे में नहीं था। ये 1200 वर्ष से मैं जब राज एक तरफा मुसलमानों का था, यहाँ के नवाब होया करते थे, यहाँ के बादशाह होया करते थे, जब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। वो देश आजाद हुए 1947 के बाद हिंदू धर्म खतरे में आया। इनको क्यों? हमें तुम बेवकूफ समझते हो क्या? अब तुम्हारा प्रधानमंत्री हिंदू है, देश आजाद हुआ तब से लेकर प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तुम्हारे एमएलए एमपी हिंदू, कलेक्टर हिंदू, आईटी हिंदू। अब हमें बेवकूफ बनाते हो हिंदू धर्म खतरे में। भाई अब तो और पावरफुल होना चाहिए। तुम किसको सिखाने आए हो? अरे हम पढ़े लिखे हैं, अब वो जमाना नहीं है, अब तो इंटरनेट का जमाना है। उज्जैन से चलता हूँ, मंदसौर की लोकेशन वहीं से सर्च कर लेता हूँ किधर होके जाना पड़ेगा। हमारे पुरखों ने तुम्हें बहुत चूतिया बनाया, बहुत बेवकूफ बनाया। कभी धर्म के नाम पर हमको उलझा के रखा, कभी पाखंडवाद के नाम पर उलझा के रखा साथियों। अब मैं कह देना चाहता हूँ, वो चुड़ैल भूत कहाँ गए? अब कहाँ गए? वो आए ना, आए हमारी बहन बेटियों को सताए ना। मैं उनको इस मंच के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर भूत नाम का कोई आदमी है तो मेरे को लग जाए। मैं अकेला घूमता रहता हूँ, मेरे दोस्त एक मोटर चालू करेगा। लेकिन साथियों, हम लोग अब पढ़ लिख गए हैं, हम एजुकेटेड हो गए हैं, तो अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं। हम इसके पास नाम पूछने नहीं जा रहे हैं, मोहरत पूछने नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो भूखा मर रहा है तो बोलता है हिंदू धर्म खतरे में है। क्या बोलता है? हमारे यहाँ मोहरत आते तो हम पूछने नहीं जाते, हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो हम पूछने नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ बेटा पैदा होता है तो हम उसका नाम पूछने नहीं जाते हैं।
क्योंकि उसने तो फोकट का खाया, मजदूरी तो बने नहीं, तो वो क्या कहता है कि धर्म खतरे में है। मैं कह देना चाहता हूं कोई धर्म खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है। तो साथियों, ये मध्य प्रदेश, मैंने तो सोचा था कि दलित मुस्लिम की महापंचायत में उज्जैन में बुलाऊं, लेकिन तुम मंदसौर वाले ने साबित कर दिया कि एक छोटे से गांव में आपने दलित मुस्लिम का एक कार्यक्रम करा और ये पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि मंदसौर के एक छोटे से गांव में दलित मुस्लिम ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा था। साथियों, इस बात के लिए आपका समाज आभारी रहेगा। साथियों, मुस्लिम भाइयों से भी मैं कह देना चाहता हूं कि आप गलत लोगों का साथ न दें, उनसे दूरी बना ले। एक मछली तालाब में बहुत सारी होती है, लेकिन गंदी एक मछली पूरे तालाब को बदनाम करती है। साथियों, ये देश हमारा है, जितना फर्ज मेरा बनता है इसकी सुरक्षा के लिए, उतना फर्ज तुम्हारा भी बनना चाहिए। साथियों, इस देश के साथ गद्दारी करने वाले को, इस देश को लूटने वाले को, इस देश की महिलाओं का अपमान करने वाले को, बलात्कारियों को 70 फीट गड्ढे में खोद के दफना देंगे। साथियों, हमारी सरकार आने दो। पवन जी, दिलावर लाला, सलमान खान जैसे युवा साथियों को आप हाथ मजबूत करिए। साथियों, हम ऐसा कानून बनाएंगे, हम ऐसा कानून बनाएंगे बलात्कारियों के विरोध में कि जिस दिन बलात्कार होगा उसी दिन गांव के बीच चौराहे पे 70 फीट गड्ढा खोदकर उसको जिंदा दफना देंगे। उसकी गवाह वो खुद महिला देगी जिसके साथ रेप हुआ है। साथियों, हमें कोई जरूरत नहीं गवाह। फिर मैं देना चाहता था, अगर हम सरकार में आते हैं, हम सरकार में आते हैं तो सरकार से 72 वर्ष का हम बजट का हिसाब लेंगे। जो तुमने फलाना ढिकना आयोग बनाया था, जो तुमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, जो जनजाति आयोग बनाया था, वो सब तुम घोटाले कर करके धीरू भाई अंबानी को तुमने दे दिया है और हम लोगों को तुम रोड पे लिया है। बड़ी विडंबना कि हम देश के शासक को, हमारा बहुजनों का राज था इस देश में। आपको मालूम है, दिल्ली की संसद पर एक जबरदस्त राजा होया करता था, जिन्होंने हुकुम करे, जो सब हुक्मरान थे, जो किसी जमाने में देने वाले थे, जिनका हाथ दलित और मुस्लिमों का यूं था, आज वो यूं हाथ फैला रहे। साथियों, इसके जिम्मेदार भी आप हैं। ये चुनाव आता है तो तुम रोटी और बोटी में बिक जाते हो। ये चुनाव आता है तुम क्वार्टर में बिक जाते हो। और तुम उनको चुन रहे हैं, तुम उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं जो तुम्हारा संविधान का विरोध करते हैं। तो हे मेरे बहुजन साथियों, मैं तुम्हें कहने आया हूं कि आप लोग बिजनेस की ओर जाइए, आप लोग व्यापारी की ओर आगे बढ़िए, आप लोग अपना छोटा मोटा व्यवसाय करिए। साथियों, और जिस दिन आप बिजनेसमैन बन जाओगे, जिस दिन आपके पास माल आने लगेगा, उस दिन आपके साथ कोई अत्याचार अन्याय नहीं कर पाएगा। मैं ये देख रहा हूं, मेरे युवा सलमान खान जैसी बॉडी, ऋतिक रोशन जैसी है दिखने वालों की पर्सनैलिटी, लेकिन बड़ी शर्म आती है कि दारू पी लेते हैं, 20-20 रुपया का विमल खा के पिचिक पिचिक कर लेते हैं। और जब मैं उनसे कह देता हूं कि क्यों रे रविदास जी थाने दारू पी के सिकैया खाएं, नहीं सर थाकी जाऊं, दिन भर काम करूं। तो भाई नरेंद्र मोदी ने दिन भर नशा में रहना चाहिए, कितना देश के लोटे पूरा कलेक्टर साहब रोज जिलो संभाले तो रोज पीना चाहिए। हमारी समाज बहानेबाज समाज है, वो बहाना बना लेते हैं। नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाया, क्या करूं, मैं तो गरीब हूं। अरे भाई तू कैसे गरीब, 20 रुपया की विमल खा रहा, पिचिक पिचिक कर रहा, महीने की 600 विमल खा रहा, 600 रुपया की विमल खा रहा, तो पिचिक पिचिक कर रहा है। मेरे बहुजन समाज के लोग
आज का जो संगठन के बारे में जो एकता रहा, सब दलित संगठन एक मंच पे आ रहे हैं, अगला लक्ष्य आपका क्या होगा? ये संगठन के माध्यम से क्या चुनाव की रणनीति रहेगी? अभी नगर पालिका के चुनाव, ग्राम पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं। अगर आपने जो एकता जो कही है, एकता के बारे में ये बताया गया है कि सभी एक समान है, तो अब वोटों से आप किस प्रकार से चुनौती देंगे और दिल्ली की गद्दी पे किस तरह से ले जाएंगे? जी, अभी हमारा एक भीम आर्मी है, वो सामाजिक संगठन है। इसके बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद संस्थापक जी है, उन्होंने एक पार्टी बनाई। जैसे भी वो आदेश करेंगे, उस आदेश के अनुसार हम वोट में भी इसको कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद मात्रा में मुस्लिम समाज हमारा विश्वास करके हमारे संगठन में बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ रहे हैं। अभी हाल ही में एक घटना जो मंदसौर ज़िले में डोलना गांव में जो घटित हुई थी, मैं पत्थर मारने वाले और ऐसे उपद्रवियों का भी मैं विरोध करता हूं, लेकिन क्या संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम उसको मकान तोड़े रहे? भाई संविधान ये जिंदा है, कोर्ट जिंदी है, ये तय करते। लेकिन अगर आप एक जाति एक धर्म को देखकर अगर किसी कानून को आप पारित करते हो, तो हम बहुजन समाज के भीम आर्मी के लोग उसका विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? कि देश के आज़ाद हुए 70 वर्ष होने के बाद भी दलितों की घोड़ी पर भी पत्थर मारे जाते हैं। तो मेरा सरकार से एक ही कहना है कि आप जब मकान जो पत्थर मारे किसी भी जुलूस, सबके मकान तोड़ना आप उचित समझते हैं, तो क्या दलितों के घोड़ी पर पत्थर मारने वाले वो क्या देशभक्त हो सकते हैं? वो भी समाज में जातिवादी आतंकवादी है, उनके भी मकान तोड़े जाए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए और सरकार के प्रति सबों का विश्वास जुड़े कि ये वाकई में ऐसा होता है। अगर दलितों की घोड़ी पर पत्थर मारने वाले के मकान टूटे जाते हैं, तो सभी धर्मों के बीच में कानून के प्रति एक विश्वास जुड़ा रहेगा कि नहीं, ये कानून सबके लिए बना है। आपका संगठन यहाँ आसपास नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव है, क्या उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी करके उम्मीदवार बनाएंगे? जिस प्रकार हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो पार्टी की गठन करी है, अगर वो आदेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं रहेगा जब हमारे लोग जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत में और नगर निकाय चुनाव। आप अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखे होंगे आपने कि हमारे 40 से 50 जिला जनपद और नगर निकाय पर हमने कब्जा करा है। चंद्रशेखर भाई का आदेश होते ही हम पालन करेंगे। दिल्ली के अंदर जो घटना जो घटी है 26 जनवरी के दिन, जो किसान लोग थे जो परेड ग्राउंड के अंदर चले गए थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मीडिया बंधु से कोई चीज़ छुपी नहीं। जो लोग थे वो भी पकड़ा गए, किसके आदमी थे और कौन से संगठन से लोग जुड़े हुए थे। मैं उन लोगों का जो दिल्ली में हुआ उनसे मैं बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, जब 2 महीने से ज़्यादा चले, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। इसके बीच में चाहे किसी भी दल का, किसी भी संगठन का हाथ रहा, मैं उसका विरोध करता हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, पुलिस प्रशासन इसके लिए तैयार है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी कोई सांप्रदायिक अगर ऐसी बातें आती है, छोटी मोटी कोई रैली का आयोजन वगैरह होता है, तो दलित और मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। उसके लिए आपको मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं दलित और मुस्लिमों को ये कहना चाहूँगा कि हमारा बहुमत साबित नहीं कर पाए, हम MP MLA नहीं बना पा रहे, इसलिए हमारे साथ घटना आप देख सकते हैं कि जो कौम शासककर्ता कौम होती है, जो 15% लोग जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, उनके समाज के साथ अत्याचार अन्याय नहीं होता है, क्योंकि हमारी भोली समाज है। और BJP और कांग्रेस ने दोनों ने हमें लुटा है। दलितों को ये कहा कि लुटा है कि हम आपके साथ, और मुस्लिमों को भी कांग्रेस ने लुटा है। लेकिन मैं अब कह देना चाहता हूँ कि यहाँ के दलित मुस्लिम अब पढ़े लिखे हो चुके हैं, बहुजन जाग चुके हैं, क्या सही है क्या गलत है, अब इसका फ़ौरन निर्णय लेके ही उनको जवाब देना भी चालू कर देंगे। अगर ये सरकार फिर भी नहीं समझती है, तो सारे दलित मुस्लिम लोग हैं, सारे बहुजन समाज के लोग हैं, ये हमारी आज़ाद समाज पार्टी में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद पे इन्होंने विश्वास जताया। आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर भाई 24 घंटे ही जागे रहते हैं। आज किसान आंदोलन से लेकर या उन्नाव वाले रेप कांड से लेकर या हाथरस वाली घटना को लेकर अगर सबसे पहले अगर संज्ञान में लाती है तो हमारी भीम आर्मी लोग लाते हैं। और ये भीम आर्मी का कहीं ना कहीं डर उन लोगों को सताता है, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि संगठन इसको बैन करना चाहिए। मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारी भीम आर्मी हमेशा कलम लेके जुलूस निकालती है, तलवार लेके नहीं निकालती। अगर आपको बंद करना है तो तलवार लेके जो संगठन जुलूस निकालता है उसको बंद करिए। लेकिन आज जो आपका ये जो कार्यक्रम जो छोटे गांव के अंदर किया गया है, इसके बारे में क्या कहना, और रैली का जो आयोजन वगैरह था, ये छोटे गांव में इसलिए हमने करा कि शहर के लोग तो सब जानते हैं और शहरों में अत्याचार कम होता है, इसलिए हम भीम आर्मी का लक्ष्य है कि हम अंतिम गांव में, अंतिम छोर में पहुंचेंगे। जो पीड़ित है, जो परेशान है, उनके बीच में आकर हमारी विचारधारा की निश्चित हमारी विचारधारा से लोगों को समझ में आया होगा। और ये भी हमने क्लियर करा है कि भीम आर्मी हम किसी जाति किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम तो जातिवाद के विरोधी हैं और पाखंडवाद के विरोधी।